नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और दो बार के पार्षद रहे श्री शिव अग्रवाल जी। शिव भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी पहले आपको दे दें। 33% महिला आरक्षण का रास्ता साफ, केंद्रीय कैबिनेट में मसौदा मंजूर, इसी सत्र में संसद में लाया जाएगा प्रस्ताव। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है और ये खबर भारत ही नहीं दुनिया के सभी प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से छपा है। CWC में मांग, 5 राज्यों में चुनाव के बाद ही सीट बंटवारा हो, गठबंधन में सीट शेयरिंग नवंबर के बाद। विपक्षी एकता से जुड़ी हुई खबर हैदराबाद से। देश में 6 महीने में 33 पायलट व 97 क्रू मेंबर नशे की हालत में मिले। तमिलनाडु में कलह के बीच भाजपा अन्ना द्रमुक का गठबंधन टूट गया। अपने नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीएम की बेटी पर केस करने वाले की संदिग्ध हालत में मौत, फर्म को बिना काम 1.72 करोड़ रुपए देने का आरोप। केरल से खबर है। सस गजकेसरी अमला व पराक्रम राजयोग संघ स्थापना के लिए सिर्फ 2 घंटे 27 मिनट, रात 8:44 तक चंद्र दर्शन वर्जित। रायपुर से खबर पहली सामने आया बड़ा सरप्राइज, कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक पास। विदेशी मेहमानों ने ऊर्जा, हेल्थ और जलवायु पर किया मंथन। रायपुर से खबर G20 से जुड़ी हुई। जिन स्कूलों से गोलियों की आवाज़ आती थी वहां बच्चे गा रहे पोयम। भूपेश बघेल ने बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी 457 करोड़ की सौगात। बीजापुर से खबर है। चंद्राकर बोले, अपने दम पर धान खरीदी करते हैं तो केंद्र से MOU रद्द कर दें। जब उत्पादन कम है तो कहां से देंगे सरकार को 86 लाख मीट्रिक टन चावल। ये रायपुर से खबर। कश्मीर, गर्मी कम बारिश, कीटों के हमले से सेब की चमक फीकी। घाटी के डिलीशियस सेब पर मौसम की मार। एक अखबार ने इस हेडिंग से खबर छापी है। फ्रांस वाइन और आइसक्रीम बार में यूट्यूबर्स की भीड़ बढ़ी, बाउंसर बुलाए। भारत में नौकरियां दोगुना करने की तैयारी कर रही फॉक्सकॉन। ये खबरें फ्रंट पेज की। एक खबर आज सभी अखबारों में जिसका हमने उल्लेख किया, महिला विधेयक, महिलाओं को लेकर के जो लंबे अरसे से चर्चा चल रही है कि विधानसभा में, लोकसभा में, यहाँ तक कि सरपंच के चुनाव में भी उनको प्राथमिकता मिले, उनका आरक्षण तय हो जाए। तो सरपंच वाले मामले में तो देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उसकी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और कल ये उम्मीद की जा रही थी, जब 50 मिनट तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित करते रहे, तो 1-2 बार उन्होंने संकेत किया कि कुछ बेहतर होने वाला है महिलाओं की दृष्टि से। चूँकि इसकी भनक कांग्रेस को पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि महिला विधेयक को लाया जाना चाहिए लोकसभा पे। चूँकि राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा से पास करवा के उसको राष्ट्रपति के पास भेज करके उस पर तत्काल अमल भी किया जाए। और ये राजनीति में होता है, जब उन्हें पता होता है कि कूदने वाला तो ढकेल देते हैं, बोले मैंने ही ढकेला, तो ये चाल चली जाती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये बहुप्रतीक्षित आरक्षण विधेयक लाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, स्वाभाविक है कि महिलाएं प्रसन्न होगी। लेकिन वो लोग जो पुरुष प्रधान मानसिकता रखते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फितूर सवार हो रहा होगा कि अब हमको इनका झोला लेकर घूमना पड़ेगा। शिव भाई, नहीं, सही कहा आपने। और कमलेश भैया, लगभग 27 सालों से जी ये विधेयक लोकसभा में लटका हुआ था। उस समय माननीय प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब थे जी, और कांग्रेस ने भी इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन राज्यसभा से तो पास होकर के लोकसभा में अटक गया। जी जी, और चूंकि नई संसद में आज से कार्यभार चालू होना है, मोदी जी हमारे इस मामले में काफ़ी तेज शातिर राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने ऐसे विधेयक के ऊपर में हाथ रखा कि जिसमें कहीं कोई टीका टिप्पणी न हो और एकदम से पास, मतलब संसद की बोहनी काफ़ी अच्छी हो कि सर्वसम्मति से विधेयक पास हो जाए जी। तो ये काफ़ी वो है। और इससे मेरा मानना है कि देश की, प्रदेश की और शहरों की, गांव की राजनीति पे भी फर्क पड़ेगा इस आरक्षण से। जी जी जी। अब उसमें
ये आपके समाचार से जुड़ा हुआ मामला है। महिला आरक्षण तो आप करवा रहे हो, लेकिन महिलाओं को सख्ती तो दो। ये है हमारी महिलाओं को सख्ती तो दो। विद्युत व्यवस्था है। और बताइए, हमारे आपके बीच में निरंतर ये व्यवधान आ रहा है पिछले कई दिनों से, और मैं तो ये विद्युत प्रदाता से जो हैं आग्रह करता हूं कि आप चरण पादुका थामने से पहले इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि परेशान हो गए हैं लोग। ये तो ठीक है, हमारे कार्यक्रम में व्यवधान आ जाता है और फिर हम जैसे तैसे करके उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये व्यवधान बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और बिल्कुल यही समय होता है जब लोगों का दैनंदिन कार्य की शुरुआत होती है, और उसी समय आप इस तरह का बिजली की व्यवस्था को बाधित करते हैं, ठीक नहीं है। खैर, हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण की। सीधी सी बात है, इसमें माना तो जा रहा है कि सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, लेकिन पिछली बार लोकसभा में जब ये मामला आया था तो मुझे स्मरण है कि कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, राज्यसभा में पास हो गया क्योंकि बहुमत में थे, और लोकसभा में ये स्थिति बन गई कि सपा बसपा या इस तरह के दल लगातार इस बात को लेकर के प्रेशर बना रहे थे कि हमें महिला विधेयक बिल्कुल पास किया जाए, लेकिन उसमें भी आरक्षण हो, मतलब महिलाओं के लिए जो आरक्षण हो रहा है उसमें भी आरक्षण हो, क्योंकि आदिवासी, दलित या पिछड़े वर्ग में ज़्यादा महिलाएं शिक्षित नहीं हैं। तो जब शिक्षित नहीं तो उसका लाभ कहीं ना कहीं सवर्ण ले जाएंगे, उनके यहाँ ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। ये मामला थोड़ा सा अटक रहा था, और पूर्ण बहुमत में न होने के कारण लगा कि हम पेश करेंगे और कहीं गड़बड़ा न जाए या बैलेंस न बिगड़ जाए, क्योंकि पार्टियां तो वो भी आगे भी उनको देखना है ना कि आगे कहीं हमारा इनके साथ संबंध में ज़्यादा कटुता न हो जाए, इसलिए वो लोकसभा में लाने का रिस्क नहीं लिए थे। अब इस बार उस मसौदे में कुछ परिवर्तन किया गया, कैसा किया गया ये तो आएगा तो पता लगेगा, लेकिन आज तो पता लग रहा है कि वो आज ही पेश करने वाले हैं उसको। हाँ, पूरी तैयारियां हैं कि नई संसद की शुरुआत जी इस विधेयक से हो जी, और कांग्रेस भी मांग कर रही है कि इसको पास करना चाहिए, और उनकी एक मांग रही है कि इस पे पहले से चर्चा करके सर्वसम्मति से। जी, अब कुछ तो विपक्ष को चाहिए जी, मीन मेट निकालने के लिए, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि पहले से हमको विश्वास में लेना चाहिए कि हम इसको ला रहे हैं। जी, जी, लेकिन मोदी जी हैं, उन्हें मालूम है कि ये देश क्या चाह रही है, महिलाएं क्या चाह रही है, और आज कोई बड़ी बात नहीं है कि आज दिल्ली में नई संसद में महिलाओं का जमावड़ा हो, पूरी देश में महिलाएं मिठाई बांटे। जी, 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 एक कैनवासिंग भी हो जाएगी और एक अच्छा। हाँ ठीक है जी, लेकिन जो लोग ये मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने बात कही थी, उसमें भी दम है, ऐसा नहीं है। और सरकारें भी इसको हो सकता है कि आज उसमें कुछ चेंज करें और कुछ लाएं, ऐसी चीज़ की। सीधी सी बात है कि आदिवासी वर्ग में अभी ज़्यादा आपको शिक्षित महिलाएं नहीं मिलेंगी, दलित वर्ग में ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो वो सीधी सी बात है कि वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण तो आ जाएगा, उस आरक्षण के तहत सीट का महिला को मिलेगी, लेकिन उसका लाभ कौन ले जाएगा? पढ़े लिखे जो महिलाएं हैं। तो ये अगर उसमें मांग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस बार जरूर उस पर विचार हुआ होगा जी, क्योंकि हालांकि यह भी नहीं माना जाना चाहिए कि आदिवासी वर्ग में या दलित वर्ग में या पिछड़े वर्ग में महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, लेकिन वही है कि शिक्षित हैं तो उनकी राजनीति में रुचि नहीं है। यही वजह है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कोई हमारे यहाँ शिक्षा, आज भी लोग बोलते हैं कि राजनेताओं को मंत्री तो बन जाते हैं, पता लगा उच्च शिक्षा मंत्री जो है 10वीं फेल है और उनके अंडर में IAS काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ इसलिए की गई थी कि पहले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए उनके ऊपर ये बाध्यता नहीं थी कि आप कम से कम ग्रेजुएट होंगे या आप कम से कम मैट्रिक होंगे, ये कोई बाध्यता नहीं थी। यही बात है, यही कारण है कि कवासी लकमा लोग भी हमारे यहाँ ऐसे लोग भी मंत्री हैं, जैसे पावरफुल मंत्री हैं। तो वो उस समय का, उस कालखंड में वो परिस्थिति थी। आज ये परिस्थिति अभी भी है कि आदिवासी और दलित वर्ग में आज भी महिलाएं ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। तो अगर वो मांग कर रहे थे तो उसके पीछे तर्क था, लेकिन यह कि उस तर्क के पीछे सबसे बड़ा तो यह था कि राजनीति थी। तो वो राजनीति को अभी इसको उस चश्मे से न देखा जाए, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ शिव भाई कि आरक्षण के मामले में ठीक है, बात करते हैं, महिलाएं प्रसन्न हो जाएंगी कि चलो ठीक है हमको अवसर मिलेगा, लेकिन ये डिवीज़न जो है मुझे समझ में नहीं आता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पुरुष प्रधान हैं या हमारी मानसिकता उच्च की है, उनके लिए निम्न हमारे मन में उनके लिए भाव है, ऐसा नहीं है। वैसे भी 50 साल के बाद तो महिलाएं उच्च हो जाती हैं, पूरी तरह से पुरुष निम्न हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आप इतिहास को देखिए, अध्यात्म को देखिए, तो हमारे यहाँ तो महिलाएं हमेशा ऊपर रही हैं जी। उनको कभी पददलित नहीं माना गया, ये नहीं माना गया कि नीचे हैं, वो हमेशा वो सम्मान की दृष्टि से देखी गए, और उनका जो मुकाम होना चाहिए वो मुकाम हमेशा समाज ने उनको दिया है। तो चाहे आप
रानी झांसी की लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, चाहे इंदिरा जी को ले लीजिए, बहुत बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कई उसके। उदाहरण हैं। जी लेकिन फिर भी एक साथ में चलता है पति, जी। पीपी। तो अभी भी होगा। हाँ, तो ये इसको भी होने के बाद अब वो जो ऊर्जावान और जो अपने आप को स्वयंभू नेता हैं और उनकी टिकटें अगर प्रभावित होती है इस आरक्षण से, जी तो वो भी अब वो पीपी का रोल करेंगे। जी जी। हाँ, वो तो पीछे लेके झोला उनको चलना ही पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा। सील उल सब उन्हीं के पास जी। रहेगी, साइन उनसे कराएंगे, मारेंगे वो। जी। ये तो, लेकिन ये वहाँ पे है जहाँ पे शिक्षित नहीं है महिलाएं, जी। और जहाँ शिक्षित हैं वो खुद ही सारा काम कर लेती हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं उनकी। लेकिन ज़्यादातर तो ये जी। दृश्य रहेगा। तो उसी पे मुझे लगता है कि आरक्षण के बात ये लोग कर रहे थे। और आज अगर पेश करते हैं तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई तिथि निर्धारित करती है तो वो ये देख करके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, आज गणेश चतुर्थी है जी, और ये भगवान विघ्न विनाशक का प्राकट्य दिवस है। तो बोलते हैं ना श्री गणेशाय नमः, कोई भी काम जी। को प्रारंभ करते हैं। हाँ, हमारी हो आदत में सकता है शामिल कि है। नई संसद का लोकार्पण भी आज यही सोच करके कि हाँ अपने हिंदू के हिसाब से है, जी, तो जी। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसीलिए आज इतना बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी उठाने जा रही है। हाँ, वो एक तीर से कई निशाने लगाते हैं जी। लोग उनका दोनों तीनों निशाने के साथ। और एक बात कल जो लोकसभा में हो रही थी, अच्छा लगा कि कल बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा था, और जो लोग भी अपनी बातें कह रहे थे, चाहे अधीर रंजन बात कर रहे थे या प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, शालीनता के दायरे में बात हो रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि ऐसे ही अगर सदन चले, आप स्वस्थ परंपरा वहाँ पे स्थापित करें, और जिसको जो बातें कहना है वो कहे, सिर पे नहीं कि हम बहिर्गमन कर रहे हैं तो हम हल्ला कर रहे हैं, तो हम बिल की कापी फाड़ के अध्यक्ष के सिर पे फेंक रहे हैं, मुंह पे फेंक रहे हैं, ये सब चीजें। ये था ना कमलेश भैया जी कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, जिनको कई मामलों में विपक्ष अहंकारी का देता है, जी जी। उन्होंने मुक्त कंठ से जिनकी वो आलोचना करते थे उन प्रधानमंत्रियों की उन्होंने सराहना की, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, राजीव जी हो, सबकी सराहना सबकी उन्होंने सराहना की। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये लगा जी जी कि नहीं, हम भी कहीं ना कहीं इसमें झुके थोड़ा सा। और विपक्ष ने भी कुछ प्रधानमंत्रियों की, जिनमें अटल जी का उन्होंने उल्लेख किया और तारीफ की। जी जी जी। अब वही पूर्णकालिक थे ही, बाकी इनके यहाँ कौन था? बाकी तो सब टुकड़े टुकड़े में रहे हैं लोग, तो पूर्णकालिक तो वही थे। और नरेंद्र मोदी की तारीफ तो करेंगे नहीं वो लोग, सवाल ही पैदा क्योंकि इनकी तारीफ तभी करेंगे जब ये पद से हट जाएंगे तब, या फिर जाना सबको है। जी, हम जी, लोग जी। भी सब जाएंगे, जो कांग्रेस के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो भी सब जाएंगे, तो फिर जाने के बाद उनकी तारीफ करेंगे। नहीं भाई, कुल मिला के जैसे भी था अच्छा ही था। ये तो होता ही भी हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि मरने वाले की तारीफ की जाती। खैर, भगवान लंबी आयु दें। सारे राजनेता बड़ी मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं, बड़ा संघर्ष करके पहुँचते हैं, तो लंबे समय तक देश की सेवा करें। ये न सोचें कि हम किसी को श्राप दे रहे हैं। सब बहुत मेहनत करके कोई राजनेता अगर वहाँ शीर्ष तक पहुँचता है ना, तो उसने रातों की नींद हराम की होगी, बहुत सेवा किया होगा, बहुत लोगों के बीच में जाके बैठा उठा होगा। हो गए थे मोदी जी उस चीज को याद करके कि प्लेटफार्म पर सोने वाला, चाय बेचने वाला जी आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। लोकतंत्र में ही होता है, नहीं तो राजतंत्र होता तो फिर तो एक हुकुम वहां से चलता है कि बस ऐसा है, और उसके बाद बदलते रहते राजशाही। तो वो लोकतंत्र का यही जो एक खूबसूरत पहलू है, जिसको लेकर के बहुत सारी गलतियों को भी हम लोग किनारे कर दिया करते हैं। चलो ये गलतियां हैं, काम होते होते गलती होती है, लेकिन अंततः ये है कि कम से कम हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ एक संविधान है, वो संविधान हमारे यहाँ का वेद है समझ लीजिए। उसके आधार पे हम लोगों का जीवन चलता है, उसके आधार पे सरकारें चलती हैं, उसके आधार पे सब कुछ होता है। तो उसमें जो कोशिश अभी हो रही है वो अच्छी है। अब इसमें एक बात ये भी आ रही थी कि अपना इन्होंने राष्ट्रपति को न बुला करके नाम ऊपर करवाने के लिए इन्होंने नई संसद का लोकार्पण कराया। वो भी सब चलेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है हमारे दिमाग में कि जैसे हमारे बाप दादा ने कोई घर बनवाया तो हमारे मन में एक भाव रहता है कि यार इसको बचा के रखो, क्योंकि इसमें दादाजी की स्मृति है, इसमें परदादा की स्मृति छिपी है, इसमें पिताजी की स्मृति है। और इस मामले में तो ये कह सकते हैं कि वो चूंकि अंग्रेजों के कालखंड में बना था, तो उसमें रहने पर, उसमें जाने के बाद हम लोग भी गए, तो जाने के बाद उसको देखते अच्छा अंग्रेजों ने अच्छा बनवाया था यार, लेकिन साले थे तो हमारे खून चूस करके इसको बनाए थे। ये भाव तो हम लोगों को मन में आता है जब कभी गए। तो उस अब जो चीज़ बनी है, बनाए तो उस समय भारतीय ही थे,
पैसा भले उन्होंने हमारा चूस के लगाया था, लेकिन अब भारतीयों के निर्देश पर भारतीयों ने ही बनाया है, तो वो अब पूरी तरह से भारतीय अपना अपना भवन हो गया ये। अब उसमें टीका टिप्पणी करना अलग बात है, लेकिन जर्जर भी हो गया था, लगभग 100 साल उसको बने हो गया। 95 साल का एक इतिहास होता है। जी, लेकिन कमलेश भैया, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक विचार जी, क्या ये मतलब 75 वर्षों से इस देश को विश्व के मानचित्र पर आगे बढ़ाए, हमारे को मौलिक अधिकारों की हुई, कई निर्णय लिए गए, ऐसे महान लोकतंत्र के मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके आम पब्लिक के लिए नहीं खोल देना चाहिए? वो करेंगे उसको, उसमें कुछ न कुछ तो करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो नहीं लग रहा है कि तोड़ा जाएगा, उसको रखा जाएगा और पीढ़ियां उसको देखेंगे, देखो अंग्रेज जो बनाए थे और उसके बाद कौन कौन लोग यहाँ बैठ करके, के ऊपर में पीछे में शान से हमारी संसद का चित्र रहता था। जी जी जी, और उसको वो जो उसके नक्काशी है उसकी और जो मीनारें हैं वो देख करके ही लग जाता था ये वहीं का है। तो निश्चित ही कि एक अद्भुत चीज बनाई थी अंग्रेजों ने, लेकिन अब यही है कि घर पुराना होता है तो बदलना तो पड़ता है कि भाई कहीं किसी दिन ऐसा हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, सारे के सारे धरे रह जाएं वहीं वो भी इनको ध्यान रखने की जरूरत है। वो भी है। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा, ऐसी चीजों पर अपना नाम अंकित करना, ये अपने आप को राजनीतिक पन्नों पर अमर करने वाली बात है। हाँ, राजनेताओं में एक रोग तो रहता है शिव भाई, ये रोग रहता है कि हमारा शिलालेख में नाम हो और सबसे ऊपर हो, सबसे अच्छा हो, ये रोग तो उनमें रहता है। ये रोग तो हम लोग लोकल लेवल पर भी देखते हैं, सब जगह वो दिखता है। तो वो उनका एक समझ लीजिए कि नशा होता है कि हमारा ऊपर नाम लिखा हो। तो खैर लिखें जिसको लिखना है, पहले कांग्रेस के लोग लिखते थे, अब ये लिख रहे हैं, अब ये कब तक लिखेंगे वो देखने वाली बात होगी। फिर कांग्रेस आएगी तो फिर लिखना शुरू कर देगी, तो ये लिखी लिखाई चलती रहेगी। थोड़ा राजनीति की बात कर ली जाए और CWC में मांग, 5 राज्यों में चुनाव के बाद ही सीट बंटवारा हो। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट क्या इंक्लूसिव अलायंस में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर नई खबर है कि जो 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं वहाँ चुनाव हो जाए, उसका जो परिणाम आएगा उसके बाद सीटों के बंटवारे पर, लोकसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा होना है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। और CWC में मांग की गई, यानी कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की उसमें जो उसको मांग की है, तो वो इसलिए होगा मुझे लगता है कि 5 राज्यों में जो परिणाम अभी आएगा जी, उसके आधार पर फिर ये मान मनोबल करेंगे। कमलेश भैया, जैसे मध्य प्रदेश एक संभावनाएं कांग्रेस की बन रही है वहां पर, जो कांग्रेस ही मान के चल रहे हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी संभावनाएं पूरी तरीके से मजबूत करके चल रही है कि यहाँ पे हम आएंगे। जी जी। और जिस टाइप से आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल भगवत मान ने आकर के छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जी आग बरसा कांग्रेस के खिलाफ, तो एक हास्यास्पद बात भी लगती है। मैं उस समाचार को देखा कि एक तरफ ये बॉम्बे में बैठ रहे हैं, टिकट के वितरण की बात कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो सेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव में आप आकर के उसी पार्टी को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, उसको दुनिया भर की आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर में। तो ये सारी बातों से कांग्रेस आहत हुई है जी कि ये तो हम मजाक बन रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। और लोग मजाक में भी लेंगे कि सेंट्रल के लिए तो आप हाथ मिला रहे हो, वहां ईमानदार हो जा रहे हो, यहां आप बेईमान हो। तो ये सारी चीजों से आहत होकर के आम आदमी पार्टी ने जो हमला किया है उसको लेकर के CWC की बैठक में जरूर मांग की गई है कि एक बार विधानसभा हो जाने दीजिए, क्यों उसके बाद सीधा सीधा लोकसभा बचेगा। जी जी जी। तो उसमें सीटों का बंटवारा किया जाए। हाँ, गुड़ खाए गुलगुला से भेद करे, या फिर ये कह सकते हैं कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई जी, दोनों एक साथ चलेगी तो कैसे काम होगा। तो ये तो सही है कि अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ जो लोग कांग्रेस को पदच्युत करके अपनी जगह बनाने के चक्कर में रहेंगे वो कांग्रेस को उसके ऊपर प्रहार करेंगे ही, और प्रहार करेंगे तो कांग्रेसी, फिर आप ये कल्पना करिए कि आपका कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मिलकर के, ये सवाल तो उठता है कि आज आप विधानसभा में गाली दे रहे हो, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को आपके कार्यकर्ता दे रहे हैं, और विधानसभा में के बाद ठीक 3-4 महीना 4 महीने बाद लोकसभा चालू है, तो उसी मुंह से तारीफ कैसे करेंगे, और उसमें तारीफ कैसे होगी। तो ये तारीफ भी करेंगे तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से तो करेंगे नहीं, जिसको 4 महीने पहले भ्रष्ट बोले थे। काफी हास्यास्पद बात थी जी। केजरीवाल खड़े होकर के हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के
और हमारे एजेंडे को चुरा लिए, ये भ्रष्टाचारी है, ये मतलब दुनिया भर की तमाम बातें। जी जी। और वही केजरीवाल जी के मुख से वहां तारीफें निकलती है, एकता की बातें निकलती है। तो अपने आप में हास्यास्पद तो है ये चीज जी। तो इसको कैसे पचाएंगे लोग? अब यहाँ तो ये भी समस्या उनके सामने खड़ी है कि आखिर करें कैसे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जितने दल हैं उनका आपस में बंटवारा हो जाए कि भाई इतनी सीटें आप ले लो, इतनी हम ले लें। वो भी नहीं हो सकता। कौन कौन सी सीट पे कौन दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे रहा है, किसके कार्यकर्ता कहाँ ज़्यादा सक्रिय हैं, किसके जिसका जनाधार कहाँ ज़्यादा है, किस पार्टी ने उस प्रदेश में कितना दिन तक राज किया है, ये सारी चीज़ों को देख करके ही तो सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन अब जो नए दल हैं, अब नए दल जैसे आप है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन अब उनका प्रयास है कि हम और ज़्यादा ताकतवर हों। तेलंगाना वाले जो हैं वो दाढ़ी बाबा, वो दाढ़ी बाबा तो नहीं, वो तो क्लीन शेव्ड रहते हैं। उनका विज्ञापन छत्तीसगढ़ में हिंदी में छप रहा है। हिंदी में छप रहा है। अब वो हिंदी से नफरत करेंगे, हिंदी भाषियों को बोलेंगे नहीं नहीं तुम भागो यहाँ से, और हिंदी में आप विज्ञापन दे करके वो भी चाह रहे हैं कि हम भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएं। तो ये प्रयास सबका अपना अपना है, और मुझे लगता है अपने अपने प्रयास में इनका जो सपना है कि हम भाजपा को हटा लेंगे, कहीं वो सपना टूट न जाए। संभव नहीं लग रहा है जी कि इनकी जो दरारें हैं वो भर पाएंगे। हाँ, ये इनकी बिल्डिंगों को खड़ा नहीं होने देगी। जी। सीएम की बेटी पर केस करने वाले की संदिग्ध हालत में मौत, फर्म को बिना काम 1.72 करोड़ रुपए देने का आरोप। और ये आरोप है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की बेटी वीणा पर आरोप लगा था। और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं गिरीश बाबू 47 वर्ष के, इनके घर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उंगली उठ रही है वीणा की तरफ। वीणा मतलब मुख्यमंत्री की पुत्री। केरल में मैं आज ही किसी का भाषण सुन रहा था या कोई धार्मिक प्रवचन सुन रहा था, धार्मिक प्रवचन था, जिसमें कहा गया कि केरल तो ऐसा लगता है कि आपके हाथ से निकल गया है। स्थितियां वहाँ की जो हैं जिस तरह से विस्फोटक रूप धारण कर ली हैं, और जिस तरह की बातें केरल तमिलनाडु से आ रही हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जैसे फिर तो इनके लिए वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आदमी आए कि जूता लेके निजाम हैदराबादी को जैसे दौड़ाए थे ना कि बेटा तू जाएगा कहाँ, वैसे इनको दौड़ाना पड़ेगा कि आप इस तरह से जहर उगल करके देश को तोड़ने की बात करते हो और बड़े ईमानदार बनते हो, और आपकी बेटी के खिलाफ जिसने कोई मुकदमा किया उसकी संदिग्ध हालत में मौत होती है। अगर आपका रोल उसमें है तो फिर कौन सा समाज, कौन सा देश बनाना चाहते हो आप लोग? तो साउथ की अब ये लोकप्रिय हो रही साउथ की फिल्में जी, और ये जो घटना है जी, ये किसी साउथ की फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जी जी। पिक्चरों में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला या मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ वो बोलता है तो उसका मर्डर हो जाता है, उसके गुंडे पहुंच जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बहुत चिंतनीय। जी जी जी। और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे देश का एक हिस्सा वहाँ पे इस तरह की भाषा बोलने वाले और वहाँ के जो लोग हैं उनको स्वीकार भी कर लेते हैं। जबकि आप देखिए, आपने अच्छा याद कराया कि फिल्में जो साउथ की बनती हैं वहाँ से ज़्यादा बिजनेस हिंदी भाषी क्षेत्रों में कर रही हैं जी। तो वो सीधी सी बात है कि लोगों के दिमाग में ठीक है, भाषा नहीं समझ में आती इसलिए उसको हिंदी कर दिया गया तो लोग देख रहे हैं। अब आपको अगर वहाँ हिंदी भाषी फिल्में चल रही हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो फिर अगर ऐसा डिवीज़न कर लिया लोगों की कि साउथ के लोगों को हम इधर आने ही नहीं देंगे, फिर तो देश कहाँ रह गया। और फिर अगर तय हो गया कि नहीं बिल्कुल नहीं आने देना, तो आप जाओगे कहाँ। ये परिस्थितियाँ जो बन रही हैं देश के लिए बेहतर नहीं है। एक देश है हमारा, एक भाषा है उसकी, एक संविधान है, उसके तहत काम होना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, राजनेताओं को ये तो अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए या अपनी कुर्सी बचाए रखने की कुछ भी कर रहे हैं। यार जितना बड़ा वहाँ पे एक मामला है ये जी, मुख्यमंत्री की बेटी से जुड़ा हुआ, आज विपक्ष को सड़कों पे बैठ जाना चाहिए, लेकिन वोट की राजनीति। जी जी जी। अब वहाँ का विपक्ष जो है वो तो सोच रहा होगा कि कहीं इसका फायदा ये न ले ले, बराबर, इसलिए वो अपना शांति से उसको देख रहे हैं कि ठीक है बेटा कर लो, देखेंगे अगर मौका मिलेगा तो हम उसमें ठीक ठाक जाएंगे, नहीं तो फिर अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। चलिए कोरबा की जानकारी कुछ दे दें आपको। 88,594 हेक्टेयर में लगी धान की फसल पर 49,789 हेक्टेयर रकबे का बीमा नहीं। पहली खबर एक अखबार की। गेवरा स्टेडियम के मेले में जेब कटने पर दो पक्ष भिड़े। पुराना बस स्टैंड में गुंडागर्दी, व्यापारी को पीटा, सिगड़ी में डालने का किया प्रयास। रायगढ़ जाने के लिए बस की जानकारी लेने पहुंचे थे पुराना बस स्टैंड। 19 साल पहले अधिग्रहित जमीन के बदले प्रभावितों ने मांगी बसाहट। कुसमंदा गेवरा बाईपास पर मनगांव के पास रोकेंगे आवाजाही।
माकपा व किसान सभा ने दिया समर्थन। मेरे जीवन का सबसे सुखद व संतुष्ट करने वाला कार्य जयसिंह। 6 करोड़ की लागत से शहर के सबसे पुराने विद्यालय का कायाकल्प। भू विस्थापित कोटा के ठेका कार्य की लिमिट 20 करोड़ बढ़ाने की मांग। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने खोला मोर्चा। बालकों के इंजीनियर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को दे रहे हैं बढ़ावा। राज्य स्तरीय साले कराते प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया जौहर। ये सब इसी तरह की खबरें छोटी छोटी लगी। और एक खबर जो अखबारों में नहीं है लेकिन व्हाट्सएप पे खुद चल रही है, वो है ट्रेनों के निरंतर रद्द होने का चल रहा सिलसिला। उससे लोग परेशान हैं। पहले हम उसी पे बात कर लें कि जो लोग 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने, आजकल 4 महीना कर दिया गया है कि 4 महीने से रिजर्वेशन करवा लिए हैं कि हमको अमुक जगह जाना है, जहाँ भी जाना है उन्हें, पूरी तैयारी उनकी हो गई। और अब पता लग रहा है 11th आवर में 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले कि वो ट्रेन रद्द हो गई। अब लोग जाएंगे कैसे, ये समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। जो सक्षम है वो हवाई जहाज़ से चले जाएंगे या बाई रोड चले जाएंगे, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके लिए आवागमन का सबसे बेहतरीन जरिया है ट्रेन, उनके सामने संकट आ खड़ा होता है। ये बात हुक्मरानों को क्यों समझ में नहीं आती कि मालगाड़ी आप चला रहे हो, उसके लिए आपके पास टाइम है, आप कायाकल्प करिए, काम कराइए, आप सुरक्षा के जितने साधन होते हैं उपलब्ध कराइए, विस्तारीकरण कीजिए, लेकिन लोगों की सुविधाओं का भी तो ख्याल करो। कमलेश भैया, इसमें सीधा मध्यम वर्ग पिसा रहा है जी। जो जिनको हम बीपीएल बोलते हैं, गरीब व्यक्ति के बोलते हैं, वो तो अपनी रिश्तेदारी अपने आसपास में लगाते हैं। हालांकि उनको भी कुछ कामों से ट्रेनों से जाना पड़ता है बाहर। जी जी। और जो हुक्मरान हमारे जो बड़े लोग हैं, जिनके ऊपर में, जिनके कंधों पर देश के विकास का, राज्य के विकास का बोझ है, वो अपनी यात्राएं अपनी लग्जरी मर्सिडीज गाड़ियों से कर लेते हैं जी। और जहां हवाई अड्डा उपलब्ध है वो हवाई यात्रा कर लेते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन सी ट्रेनें चल रही है, कौन सी ट्रेनें रद्द हो रही है, क्यों उनका ट्रेनों से वास्ता ही नहीं है। और एक बहुत सही चीज़ कहा आपने कि क्या रेलवे की चलने वाली मालगाड़ियाँ पायलट विहीन है, गार्ड विहीन है? उन गाड़ियों को चलने में आपको परेशानी नहीं है। आज तक किसी भी अखबार की मैं सुर्खियां नहीं पढ़ा हूं कि रेलवे ने अपनी चलने वाली 20 मालगाड़ियों का रूट बदला या उन्हें रद्द की जी। आज 2 वर्षों से नियमित देख रहे हैं कि आज 20 गाड़ियां रद्द, आज 50 गाड़ियां रद्द। इतना कितना विकास हो रहा है, हमको तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है। आज भी हमारे यहाँ चलने वाली गाड़ियां 6-6 घंटे 7-7 घंटे लेट आ रही है जी। क्या चीज का विकास हो रहा है? ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप ये पूरी व्यवस्थाएं चौपट कर रही है। या तो इन्होंने ठान लिया है कि इस व्यवस्था को इतनी लचर और इतनी दुखदाई बना दो कि लोग इसमें बैठना छोड़ दें और ये सीधी माल वाहक का ही काम करें। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। कई ऐसे मौके आ गए कि लोग अपने दिवंगत परिवार के दिवंगत सदस्य की गमी में नहीं जा पा रहे हैं। जी जी जी। रिजर्वेशन हो जा रहा है, तत्काल में टिकटें हो जा रही है, बाद में मालूम पड़ रहा है कि वो ट्रेनें रद्द हो गई, पूरा पैसा डूब जा रहा है, फिर उसकी वापसी के लिए घूम रहे हैं वो लोग। नहीं, पैसा तो चलिए मिल जाएगा जो भी मिलना है, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी यात्रा जो कैंसिल हुई वहां उसकी भरपाई कैसे करेंगे? मान लीजिए इससे गंदा मजाक जी रेलवे के द्वारा या वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के द्वारा आम लोगों से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कोरोना काल में भी मालगाड़ियां खूब चली। अभी भी आप सारे संकट के बीच में आप बोलोगे कि हमको चूंकि वहां पे काम कराना है प्लेटफार्म पे या कहीं भी उसका रेल लाइन का, तो मालगाड़ियाँ चलती हैं, तो उनसे आपको नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि ये ज़्यादा नुकसान करती हैं। अरे अच्छा, दलील कई बार देते हैं कि मालगाड़ियाँ पलट जाएंगी तो कम से कम उसमें जनहानि तो नहीं होगी। यात्री गाड़ियाँ अगर पलट जाएंगी तो जनहानि होगी। ये दलील गले से नहीं उतरती। आप क्या मालगाड़ी में आपको नुकसान नहीं होगा? कमलेश भैया, ये बोलते हैं कि हम लाइनों का विस्तार कर रहे हैं, विद्युतीकरण कर रहे हैं, तो उसमें तो मालगाड़ी भी प्रभावित होना चाहिए जी। लेकिन आज तक आपके जनसंपर्क के द्वारा एक विज्ञप्ति नहीं निकाली जाती कि आज इस रूट पे चलने वाली फलानी 10 मालगाड़ियों को निरस्त किया जाता है जी। नहीं करते उसको। नियमित अखबार उठा करके देखिए, हर 2-4 दिन में आपको रेल यात्रा करने वाले सावधान, आज रायपुर से गुजरने वाली इतनी ट्रेनें निरस्त, आज बिलासपुर से गुजरने वाली इतनी ट्रेनें निरस्त। रोज क्या करेगा आदमी? रोज खबर आ रही है। आज हम प्लेन से नहीं जा सकते, हमारे पास में पैसे नहीं कि हम रायपुर जाकर के हवाई जहाज को पकड़े, तो वो एक जरिया मिलता है कि मोबाइल लगा करके सॉरी, एक जो शब्द आ गया है हमारे बीच में, सॉरी। जी जी जी।
तो इसको ये सारी कहने से काम नहीं होगा, इसको ठीक करे, नहीं तो फिर वही है कि लोकसभा चुनाव के टाइम पर और तो कुछ कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो एक दिन का जो बादशाहत उनकी होती है ना, उसी दिन फिर वो अपना सारा तय बात है कि जो प्रताड़ित होता है, जो भुक्तभोगी होता है, जो अपने परिवार के चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है इन लापरवाहियों के कारण, जी जी वो मर जाएगा लेकिन उस घटना को नहीं भूलेगा और आने वाले चुनाव में संबंधितों को याद दिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर फर्क पड़ेगा। और जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, विरोध करने वाले भाजपा के लोग कान में उंगली डाले बैठे हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस के लोग बाहर निकलते हैं तो एक ऐसा आंदोलन की मालगाड़ी निकल गई तो उसके बाद रेल पथ पे आके खड़े हुए ताकि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, आधा घंटे के अंदर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लिए। कोरबा की बात करो, बाकी जगह कुछ हुआ सभी जगह का कमलेश भी हास्यास्पद था वो तो। जी, तो आप विरोध क्या कर रहे हैं? आपका कोई वो नहीं था। आज सरकार है हमारी यहाँ, हम छत्तीसगढ़ से एक मालवाहक ट्रेन नहीं निकलने देंगे। हम एक लद्दाख, जिस दिन इनकी इच्छा शक्ति जाग जाए रेलों को झुकना पड़ेगा, क्यों उसको अपनी गाड़ियां निकालना है उस रूट से। लेकिन हो नहीं रहा है ना, समस्या तो वही है। ये तो पब्लिक तो समझ रही है, आम लोग तो समझ रहे हैं इस चीज को, ये नूरा कुश्ती है इनकी। चुनाव का समय है, सब अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। पुराना बस स्टैंड में गुंडागर्दी, व्यापारी को पीटा, सिगड़ी में डालने का किया प्रयास। एक खबर यह है, एक खबर परसों रात की है, तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे इस खबर की जानकारी हमें भी मिली। मैं भी कोतवाली गया था और जो दृश्य देखा और जिस तरह का आज की तारीख में व्यवहार है जिम्मेदार अधिकारियों का, वो देख करके बड़ा कष्ट होता है। अब ज़्यादा बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि आप लोग सिर्फ आलोचना करने के लिए बैठते हो। आलोचना नहीं, बल्कि इसको समालोचना कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि हम आपको इंगित कर रहे हैं कि आप तो चले जाओगे, अधिकारियों आप तो चले जाओगे जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब करते हैं, लेकिन कोरबा के लोग तो यहीं रहेंगे। ये संकट है कि खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। जिस तरह से पीटा गया उस व्यापारी को, वो बहुत सीधा साधा लड़का, वो किसी से कोई विवाद नहीं, लड़का क्या लगभग 50 साल की उम्र हो गई है, किसी से कोई विवाद नहीं करने वाला व्यक्ति। तो ये सिर्फ एक प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग गए तो 3-4 लोग थे, 3-4 गुटों में विवाद हुआ था। जब भी किसी तरह का कोई विवाद हो रहा है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर ले रही है और उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं, या कार्रवाई हो भी रही तो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की हो रही है कि आप संतुष्ट होके जाओ, बाकी हमको हमारे ऊपर छोड़ दो, हमको जो करना होगा हम करेंगे। ऐसा काम करने का सिस्टम मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? कमलेश भैया, जो पुराना बस स्टैंड है जी, आप तो आगे पार्षद रहे हैं, हमारी कोतवाली से लगा हुआ है जी, और सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें मैं वहाँ का पार्षद रहा हूँ जी। मैंने करीब से देखा है वहाँ का रात को नज़ारा, लेकिन उस समय के जो हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी थे सुनते भी थे, हमारी गश्त भी लगती थी जी जी, और कार्रवाई करने की कोशिशें भी होती थी। आज बस स्टैंड जैसा एरिया, दिन भर बसें चला करके लोग बैठते हैं, रात को वहीं पर पीना खाना। आप रात को किसी भी पहाड़ में जाकर के देख लीजिए, आपको वहां पर फेंकी हुई बोतलें और डिस्पोजल बताएंगे कि यहाँ पर रात को क्या कहानियां होती है। जी जी। क्यों इतनी लचर है इनकी गश्त? क्यों ये इंतजार करते हैं कि रेकवार जैसा व्यक्ति आकर के थाने में रिपोर्ट करे कि मेरे को मारा पीटा गया, मेरे को लूटे? कहाँ है इनके जवान? ऐसी घटना घटने के पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती वहां रात को जो मजमा लगाते हैं उनके? अरे घटना घटने के बाद भी घंटों बाद जा रहे हो आप, जब प्रेशर बन रहा है तब जा रहे हैं देखने, क्या वहां पे आदमी है कि चले गए? पुलिस अधीक्षक महोदय की काफी अच्छी बोलते हैं छवि है, बहुत तेज तर्रार है, लेकिन कोतवाली जैसे क्षेत्र में, कोतवाली अपने आप में एक महत्वपूर्ण थाना होता है जी, कोतवाली जैसे क्षेत्र में थाने से लगे हुए एरिया में इस टाइप की घटनाएं घटना, आदमी को जिंदा जलाने का प्रयास करना, जी जी जी, चिल्लाने की आवाज आपके थाने तक पहुंच जाएगी, इतनी दूरी है। खैर बिना कहे भल दीन दयाला है, अभी तो बस यही कह सकते हैं कि नहीं सर, सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, बस इससे ज्यादा कहना अभी ठीक नहीं है। अंडरग्राउंड खदान के प्रभावित क्षेत्र में फिर आई दरार, सहमे रहवासी। अंडरग्राउंड खदान के से प्रभावित क्षेत्र तो एक बार हम लोगों को याद है, बलगी में बड़ी आनंद नगर से लेकर के प्रेम नगर सारे इलाके में दरार आई थी, तो उस समय कहा गया था कि शायद खदान में हैवी ब्लास्टिंग हुई होगी जिसके कारण हुआ। फिर जांच हुई तो पता लगा नहीं, काफ़ी नीचे भूकंप था, और ये माना गया कि सिद्ध हुआ कि नहीं, भूकंप के दायरे में, उससे प्रभावित होने वाले दायरे में कोरबा भी शामिल है। और यहाँ जो निर्माण हो रहे हैं या यहाँ पे जो एहतियात बरती जानी चाहिए वो नहीं बरते जाने के कारण, अगर ईश्वर न करे कोई बड़ी थोड़ा भूकंप ज़रा तेज हुआ
तो फिर लोग कहेंगे बाद में कि कोरबा हुआ करता था, इतने लोग कहाँ गए पता ही नहीं लगा। इस तरह की भी खबरें सुनने को मिलेंगी। हम लोगों को याद होगा शिव भाई, आज के तकरीबन 30-32 साल पहले एक साथ घटना घटी थी पंप हाउस में, ट्रांसपोर्ट नगर में, मुड़ापार में, हॉस्पिटल के पीछे जी। और उस समय थरथरा गया था पूरा कोरबा की। तो नीचे से तो पोला है, पता नहीं कभी बैठ जाएगा, शहर का पता ही नहीं लगेगा कहाँ चला गया रसातल में। ये स्थिति निर्मित हो सकती है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी तक उसके बाद कोई घटना बड़ी नहीं हुई। लेकिन ये बीच बीच में अंडरग्राउंड खदानों से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर दरार आ रही है तो इसका मतलब है कि उस खदान का प्रबंधन चलाने वाले लोगों की ये लापरवाही है। अब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें वो भी क्या करेंगे, लेकिन आप द्वारा जो निर्मित आपदा है अगर उसको आप ठीक नहीं करोगे तो हो सकता है यही छोटी छोटी बातें किसी दिन बड़ा रूप धारण कर ले और ग्रामीणों को नुकसान पहुंच जाए, भूस्थापितों को नुकसान पहुंचे। देखिए, अपन को इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई प्राकृतिक विपदा आए या प्राकृतिक घटना घटे और उसमें ये हादसा हो। और ये भी तय है कि जहाँ अंडरग्राउंड माइंस रही है जी, अगर ठीक से आपका रख रखाव देख रेख नहीं हुई, और हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ी चूक है कि जो उसमें बोलते हैं बालू भरना चाहिए जितना पर्याप्त, वो भी भराव नहीं हुआ है। बीच में पहल हुई थी कि जो उत्सर्जित राख है उसको भरा जाएगा, उसमें जगह तो डाले भी, कुछ जगह डाले, लेकिन वो भी और इस टाइप का जब आपको इंडिकेशन मिल रहा है पहले से कि दरारें आ रही है उस क्षेत्र में, तो सारी चीजों को दरकिनार करके उस पर जागने की जरूरत है कि भविष्य में मानवीय चूक से कोई बड़ा हादसा या कई निर्दोषों की जान या वो बड़ा भारी भूखंड जमींदोज ना हो जाए। हाँ, उसकी आशंका है पूरी। अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो वही बात है कि ये सारा भ्रष्टाचार, सारी बेईमानी करने वाले उनके रहनुमा जो हैं वो सारे अधिकारी होते हैं, और अधिकारी जानता है कि साल 2 साल 3 साल में चला जाएगा। हम लोगों ने करीब से देखा, लोग भयभीत भी रहते थे। कई लोग हमारे रिश्तेदारों को बोलते थे कोरबा आ जाओ, तो बोलते थे नहीं, अंदर से पोला है, पता नहीं कब धसक जाए जी। लेकिन अभी के समय में जिस टाइप से हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं चारों ओर, और चारों ओर जो विकास की एक बोलते हैं कि गंगा बह रही है कोरबा में, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग भय मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल हो गए। अब होगा सबका होगा, हमारा ही थोड़े होगा। हाँ, एक रहता है भाई होगा तो सबका होगा। हाँ, पहले वाले किए तो क्या उनको मौत का भय नहीं है? हम क्यों भयभीत तो हम भी बना लेते हैं। तो इस तरह का भाव रहता है। चिंतनीय है और सोचनी और जांच का भी विषय है। जी जी जी। मतलब ऐसी सेल अगर इस पे आंखें मूंदे बैठा है तो हमारे जिला प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट नगर जब बसाया जा रहा था तो उस समय अमरजीत सिंह गहरवार यहाँ के सीईओ हुआ करते थे, तो वो फ़ोन कर करके बोलते थे सेठ जी एक ठो प्लाट ले लो वहाँ। तो लोग बोलते थे यार ये तेज़ तर्रार आदमी है, कहीं हमारी ऐसी तैसी न कर दे, तो चलो इनके कहने पर भयभीत होते थे लोग वहाँ जाने से। और उस समय यह था कि एक बाउंड्री आप बना सकते हैं और एक 10 बाई 10 का वहाँ कमरा बनाएंगे, 10 बाई 15 का बराबर, और उस पर सीट डालेंगे, लेंटर नहीं डलेगा। ये ट्रांसपोर्ट नगर जब बसाया गया तो ये नियम था उसका। लेकिन आज 4 मंजिला 5 मंजिला, तो वही है कि लोगों को भय खत्म हो गया। और भय खत्म कराने वाले कौन? यही अधिकारी लोग जो पहले बोलते थे एनओसी दे रहे हैं। तो ये क्यों अब ये कहते हैं कि फुल फिल हो गया होगा, जो खाली जगह रही होगी भर गई होगी। स्वतः प्रकृति अपना संतुलन बना लेती है, तो संतुलन तो बनाई थी। कई जगह आता है ना वही कि पता है कहाँ गया, शहर एक हुआ करता था, ये वाली स्थिति न निर्मित हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। मेरे जीवन का सबसे सुखद और संतुष्ट करने वाला कार्य, जयसिंह अग्रवाल जहाँ पढ़े थे, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया, उस स्कूल का उन्होंने उन्नयन कराया और 661 लाख रुपए यानी 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। कल बहुत प्रसन्न थे, मैं भी गया था उस कार्यक्रम में, और पुराने साथी काफ़ी हमें भी मिले। उनके जो साथ पढ़े हुए थे उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे भी साथ में रहे या हम लोगों ने उनके साथ विद्याध्ययन किया। तो एक माहौल वहाँ ऐसा था। तो सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति के लिए जो वहाँ पढ़ा हुआ है और उस जगह से जिसको मोहब्बत है और वहाँ पे अगर कुछ काम कराता है तो उसे सुखद अनुभूति होती है। तो आपको भी अच्छा लगा होगा थाना स्कूल जब बनवाए थे तो। कमलेश भैया, मैं काफ़ी हद तक माननीय मंत्री जी के भाव को मैं समझ सकता हूँ जी। उस स्कूल को जब मैं कोरबा में छोटे, उस समय स्कूलें यही हुआ करती थी। एक वर्ष मैंने भी पढ़ा उस स्कूल में कि जर्जर टूटा फूटा पानी आती थी तो इधर उधर सरकना पड़ता था, टाट पत्ती बिछी रहती थी, उस पर बैठते थे, टूटी हुई खिड़कियाँ, टीकाकरण होता तो खिड़कियों से कूद के भाग जाते थे। और ये जो बना है वास्तव में तारीफ का काम है स्कूल का बनना।
और मैं बताना चाहूँगा कमलेश भैया कि इसको जब मैंने समाचार को पढ़ा तो मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हुई जी। मैं नियमित निकलता था मुख्य मार्ग से तो मैं देखता था थाना स्कूल, वोट डालने जाते थे तो देखते थाना स्कूल जर्जर, पता नहीं ये छज्जा कब गिर जाए, अंग्रेजों के समय का बना हुआ 1913 का बना हुआ स्कूल था वो। तो एक मन में रहता था भाव कि मौका मिले तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूं, और ऊपर वाले का वो था कि मैं पार्षद बना उसी क्षेत्र का। और जब मैंने निगम में प्रयास किया तो मेरा पूरे सपने टूट गए। निगम के लोगों ने हाथ उठा दिया कि हमारे पास स्कूल के लिए 1 रुपया का फंड नहीं रहता जी। तो वहां के एक अधिकारी ने बताया कि ज्ञानस्थली योजना चलती है, आप रायपुर में प्रयास करें और वहां पे आपको मदद मिलेगी। और मैंने रायपुर में प्रयास किया तो मेरे को बताया गया कि आप दुगना बजट पेश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी पिछड़े बच्चों का वो दीजिए कि आपको पैसे मिले। तो 48,67,000 रुपया सेंक्शन हुआ। और आज जब वो थाना स्कूल को मैं देखता हूँ तो जो खुशी मेरे को मिलती है, तो इस समाचार को देखने के बाद, इस स्कूल को देखने के बाद में तय बात है कि माननीय मंत्री महोदय तो काफ़ी, मतलब उन्होंने कितने विकास कार्य करवाए मैं नहीं जानता, लेकिन इस कार्य से उनको सारे कार्यों से ज़्यादा खुशी हुई होगी। जी जी, स्वाभाविक है, फर्क पड़ता है उसका दिमाग में। स्कूल के साथ एक यादें जुड़ी है, गुरुजी का नाम जी, शिक्षा से भी गुरुजी रहे हैं, पैसे से उनके नाम पे उनको समर्पित उनके नाम पर एक स्कूल का नामकरण। तो ऐसी चीजें ये विवादग्रस्त या आलोचना की नहीं है जी जी, अच्छी चीजें हैं। और जिस भावना के वशीभूत होकर के उसका निर्माण कार्य कराने में अपनी भूमिका जयसिंह अग्रवाल ने निभाई है, उस भावना को समझने की जरूरत है। आलोचना करना तो ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसे चीजों की आलोचनाएं जी जी उचित नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास के नाम पे उचित नहीं है आलोचना करना, बल्कि उसमें मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि एक का मनोबल बढ़ाओगे तो दूसरे और काम है, दूसरी और स्कूलें हैं, हाँ और है, और फिर दूसरा आदमी भी सोचता है कि हम भी करेंगे तो हमारी भी तारीफ शहर करता है, प्रदेश करता है, ये भाव मन में आता है। चलते चलते आज गणेश चतुर्थी है, कल भी थी, अब तो वैसे ही हो गया जैसे हम लोग परिहास में पहले कहते थे ना कि ईद 2 दिन मनाई जाती है। आज यहाँ लोगों ने चाँद देखा, कल वहाँ लोगों ने देखा। आजकल हिंदू त्योहारों में भी 2 दिन हो गया, कल गणेश चतुर्थी भी कुछ लोगों ने मना ली, वो बोले कि आधा दिन तीजा है और आधा दिन चतुर्थी है। तो आज ज़्यादातर लोग तो आज कोशिश कर रहे हैं कि गणेश जी आज उनके पंडालों में विराजें। तो आज को ही गणेश चतुर्थी मानते हुए हम सब आप सबों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर आपके जीवन में जो विघ्न हो उसको हरें, खुशहाल हों, क्षेत्र खुशहाल हो, यही कामना। और जो वातावरण इस समय है शिव भाई, धार्मिक वातावरण तो बनता है, क्योंकि अब ये मौसम आ गया है, 17 सितंबर से जो शुरू हुआ है, अब ये चलेगा छठ पूजा तक जी। ये लगातार 2 महीना 2.5 महीना वातावरण ऐसा रहेगा कि पूजा है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इस बीच में अगर आप कोरबा शहर से बाहर जाएं तो सड़क के किनारे खड़े उद्दंड लड़के जो चंदा वसूली के लिए जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो देख करके सुन करके बड़ा कष्ट होता है कि ये नई पीढ़ी ये पैसा वसूल के भगवान के नाम पे दारू पीती है, बदमाशी करती है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस को जैसा प्रयास करना चाहिए वो नहीं होता, तो लगता है कि यहाँ भी कान में उंगली डाले बैठे हैं आप। एकदम फिर वही बातें होती है कमलेश भैया कि हम लोग इतने महत्वपूर्ण उसमें बैठ करके सिर्फ आलोचना का काम करते हैं। आलोचना का नहीं जी, जो हमारे सम्मानित दर्शक है जो उससे प्रताड़ित होते हैं, आज वो मुक्त कंठ से इस प्रोग्राम को देखने के बाद में बोलते हैं कि इन्होंने सही बोलने की हिम्मत की। आज कहाँ है हमारी गश्त? पहले सुनने में आता था कि होली के चंदा मांगने वालों पे कार्रवाई, पकड़ा गया ये। आजकल तो कुछ नहीं है, चलते चलते गाड़ियों को रोक लेते हैं, लूट लेते हैं, चंदे के लिए बलात् करते हैं, साथ में परिवार के साथ में हुज्जतबाजी करते हैं, आपको इतना देना पड़ेगा। कभी कोई पेपरों में या पुलिस विभाग के द्वारा कोई विज्ञप्तियां ऐसी नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़ा गया। जी जी जी, तो ये तो सीधी सी बात है, जब आपका काम करने का तरीका बदलेगा और ध्यान कहीं और रहेगा तो ये सब ऐसे तत्व जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। अब विश्वकर्मा पूजा के दिन जिस तरह का माहौल था, और कल विसर्जन हुआ, कल सड़क पे जितने भी लोग निकल रहे थे, उस विसर्जन में शामिल लोगों की बात कर रहा हूँ, उसमें से अधिकांश लोग फुल नशे में, और कई लोग तो बाटल ऐसा मुंह में लगा के डांस करते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई गाइडलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। फिल्मी विसर्जन, भगवान की आप पूजा कर रहे हो, विसर्जन पे जा रहे हो, एक से एक वो डीजे के ऊपर में धमाल मचाने वाले गाने बज रहे हैं।
गानों को सुन करके शर्म आ रही थी कि ये धर्म के काम में जा रहे हैं कि किसी शादी के उत्सव में जा रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो एक बहाना हो गया है मस्ती करने का। उनको इससे कोई बहुत लेना देना नहीं कि इस पूजा का महत्व क्या है जी। वो उनके लिए महत्व तो सिर्फ इस बात का है कि हमको आज मस्ती करने का मौका मिल गया है। जी। अश्लील गाने सुनिए, दारू पीजिए और वहाँ से निकलने वाली बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करिए, अश्लील इशारे करिए, अश्लील हरकतें करिए, और लोग ये सोच करके किनारे से निकल जाते कि जान दो दरुआ है। तो ये वातावरण जो बन रहा है, वातावरण किसी भी रूप में सही नहीं है। इसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है, वो लोग इसको निर्वहित नहीं करेंगे तो शायद कोरबा के इतिहास में कहीं न कहीं अप्रिय घटना घट सकती है। कहीं ना कहीं वो अच्छे शब्दों, अच्छे भाव के साथ उनका नाम लिखा नहीं होगा। इसलिए उनको चाहिए कि वो ये भारत है, भारत का एक हिस्सा है। इस हिस्से में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका असर दूसरे हिस्से पे भी पड़ता है। कहीं भी गड़बड़ हो, वो हमारे देश का हिस्सा है, तो उसमें वहाँ जो अधिकारी हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि किसी दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये ना सोचे कि वहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका असर सब जगह पड़ता है। ऐसे तत्वों को दुरुस्त करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये मुझे लगता है कि कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन पे विसर्जित करते हैं, तभी वातावरण रहेगा गणेश जी वाला। और ज़्यादातर गणेश जी प्रिय किसके हैं? बच्चों के और युवकों के। तो जहाँ तो अच्छा जो सीनियर लोग हैं वो जो उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो वो सीधी सी बात है कि वहाँ तो ठीक रहता है, तो सिस्टम लेकिन बाकी जगह वही बदमाश लड़के अपनी हरकतें करते रहते हैं। तो वहाँ धार्मिक वातावरण रहे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला अगर शुरू हो जाए। विसर्जन के दौरान ऐसे लोग बहते भी हैं। हाँ, दारू पी के वो पता लगा वो गणेश जी की मूर्ति के साथ ही था गए और विसर्जित हो गए। जी, ऐसी स्थिति बनती है। तो वो उन बच्चों का जो जिनके साथ इस तरह का हादसा होता है, उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी इसका एहसास उन्हें नहीं है। तो वो थोड़ा सा माता पिता को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपनी तरफ से बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखें, समय पे घर पहुँचे और ये पूजा के बहाने वो कुछ और न करने लगे। ये थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है और प्रशासन भी थोड़ा सा सक्रिय हो जाए ताकि ये हर्ष का, आनंद का जो क्षण है आनंद में ही रहे, ये विषाद में परिवर्तित ना हो, कष्ट में परिवर्तित ना हो। तो उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ हम अधिकार की बात न करें बल्कि हमारे कर्तव्य भी हैं, उस कर्तव्य का निर्वहन करें। चलिए, इसी के साथ हेडलाइंस को यहीं पर विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और शिव भैया, काफ़ी दिन बाद आप समय निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।